नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में इस इम्पोर्टेंट पॉइंट से कम 10 से 12 क्वेश्चन हर एक सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुल 120 पॉइंट बताने वाला हूँ। इसको आप लोग याद कर लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, बालक के व्यवहार को समझने के लिए एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। फिर से इस पॉइंट को देख लीजिए दोस्तों, बालक के व्यवहार को समझने के लिए एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, पोर्टफोलियो बालक के प्रगति की जानकारी देता है। तीसरा नंबर पॉइंट है, प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा जॉन डीवी ने दिया था। चौथा पॉइंट है दोस्तों, पाठचर्या से तात्पर्य विद्यालय या किसी विषय वस्तु के कार्यक्रमों की जानकारी देना पाठचर्या कहलाता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षण की खेल पद्धति। शिक्षण पद्धति खेल पद्धति पर आधारित होनी चाहिए। खेल पद्धति निचली कक्षाओं के लिए सर्व उपयुक्त होता है। खेल से बालकों में रचनात्मक व सामाजिक विकास होता है। खेल बालकों में नेतृत्व व सहयोग की भावना का विकास करता है। 9वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, बालक के अंदर उत्सुकता जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है और एक शिक्षक को उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब बालक प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा बालक सीखने को सफल बनाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे। पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है प्रभाव का नियम और तीसरा नियम है अभ्यास का नियम। इस पॉइंट को याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार बार इस पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए थे? तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अगला पॉइंट है, बार बार किए जाने वाले कार्य से संतोष की प्राप्ति होती है, इसे अभ्यास का नियम कहा जाता है। 15वां पॉइंट है, अनुक्रिया द्वारा किया गया कार्य प्रभाव का नियम कहलाता है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली और मछली पर प्रयोग किया था। दोस्तों याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने किस चीज पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली और मछली पर। शिक्षा शास्त्र शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। विज्ञान और गणित विषयों में थॉर्नडाइक के प्रयोग सामान्यतः सफल माने जाते हैं। विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने का तात्पर्य देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से पेडागोजी में हर एक विषय के पेडागोजी में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। विद्यार्थी को क्षेत्र भ्रमण पर क्यों ले जाना चाहिए या क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने का तात्पर्य क्या है? तो इसका जवाब होगा, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने से प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन होता है, इसलिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाया जाता है। अगला पॉइंट है, बालकों से चर्चा परिचर्चा आदि कराया जाने का उद्देश्य बालक के अनुभवों को प्रमुखता एवं स्वीकृति देना होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, शिक्षक द्वारा, माता पिता द्वारा या किसी कार्य पद्धति द्वारा किया गया कार्य सीखने के लिए किया जाता है। प्रत्येक बालक में व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है। कोई भी 2 बालक एक समान नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। प्रत्येक बालकों में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए दोस्तों ये भी बहुत भी आया है। यहाँ से देख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन मिला है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त अंत वाले प्रश्न, जिसे आप सारी प्रश्न भी कहते हैं या रचनात्मक प्रश्न कहते हैं, आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो सृजनात्मक उत्तर के लिए मुक्त अंत वाला प्रश्न या अवसारी प्रश्न या रचनात्मक प्रश्न की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, एक मुक्त अंत वाला और दूसरा बंद अंत वाला।
इसी को मुक्त अंत वाला को अपसारी प्रश्न कहते हैं और बंद अंत वाला को अभिसारी प्रश्न कहते हैं। मुक्त अंत वाला में या अपसारी प्रश्न में वैसा प्रश्न जिसका क्षेत्र व्यापक हो, जिसमें सृजनात्मक सोच हो और जिसका जो है जवाब ढेर सारा हो। और बंद अंत वाला प्रश्न या अभिसारी प्रश्न में ऐसा प्रश्न आता है जिसका केवल एक या दो जवाब हो या सीमित जवाब हो और इसमें सोचने की दायरा भी सीमित हो। अगला पॉइंट है दोस्तों, विभिन्न परिवेश से आए बालकों की भाषाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुभाषिकता एक संसाधन है। दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट को फिर से एक बार देख लीजिए। विभिन्न परिवेश से आए बालकों की भाषाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुभाषिकता एक संसाधन है विद्यार्थियों के सीखने में। अगला पॉइंट है दोस्तों, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद उपचार किया जाता है। यानी दोस्तों विद्यार्थियों के सीखने में जो त्रुटि रह गई है उसका सबसे पहले पता लगाया जाता है और पता लगाना ही निदान कहलाता है। तो पहले निदान करेंगे, फिर जब निदान हो जाएगा यानी विद्यार्थियों में जो कमी है, जो रिक्ति रह गई है, ये पता चल जाए तो उसके बाद उपचार किया जाता है। तो इसलिए कहा गया है जो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद उपचार किया जाना चाहिए या उपचार किया जाता है। निदान से तात्पर्य है बालक की कमजोरी, कठिनाई या जहाँ रिक्ति रह गई है उसका पता लगाना। उपचार से तात्पर्य है समाधान करना। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। मनोविज्ञान के द्वारा बालक के व्यवहार को जाना जा सकता है। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को अपने बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी होनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते हैं। दोस्तों इस पॉइंट को एक बार फिर देख लीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य होता है कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चा भी एक समान नहीं होता है, दोनों में बहुत कुछ भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। शिक्षक बालकों के लिए आदर्शात्मक स्वरूप होते हैं। बालकों में नैतिकता का गुण, किसी विषय वस्तु में रुचि विकसित करने के एक शिक्षक को स्वयं उस रूप में होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक शिक्षक को अपनी कक्ष में प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। अगला पॉइंट है बालकों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने का तात्पर्य प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन है। बालकों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु उनके जीवन अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार इस पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बालकों की पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु उनके दैनिक जीवन से, उनके जीवन अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए। एक शिक्षक को अपनी बालकों में अवधारणात्मक समझ एवं स्वयं करने की भावना को विकसित किया जाना चाहिए। बालकों के मूल्यांकन से तात्पर्य है बच्चे कैसे सीखते हैं। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है बालकों के नियमित मूल्यांकन होना चाहिए और व्यापक क्षेत्र का मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन बालकों के सीखने के लिए किया जाता है। एक शिक्षक, बालक, अभिभावक को एक दूसरे से अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। स्वयं नियमन से तात्पर्य है बालक के स्वयं का अन्वेषण या अन्वेषण। स्वयं नियमन से तात्पर्य है दोस्तों बालक के स्वयं का अन्वेषण करना, यानी स्वयं खोज करना। बालक को वन्य जीव के बारे में पढ़ाने के लिए उसे या तो आप क्षेत्र भ्रमण पर ले जाइए या जंगल वन दिखाने के लिए ले जा रहे हैं और वन खतरनाक है तो उस स्थिति में आप सिनेमा के जरिए उसे उस जंगल के बारे में या जो आप दिखाना चाहते हैं उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ फिल्म दिखाई जानी चाहिए, ये हो सकता है। पौधे या वनस्पति के बारे में पढ़ाने के लिए अवलोकन पद्धति सर्व उपयुक्त मानी जाती है।
एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति रुचिकर बनाने के लिए दृश्य श्रव्य संसाधनों का प्रयोग करनी चाहिए। दोस्तों, दृश्य श्रव्य संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए शिक्षण पद्धति को रुचिकर अगर बनाना चाहते हैं आप, तो दृश्य और श्रव्य संसाधन उपयोग में लाइए। दृश्य श्रव्य संसाधन से हमारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है और इंद्रियों के सक्रिय हो जाने से विद्यार्थियों में रुचि बढ़ जाती है और वह किसी भी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विभिन्न विकसित पद्धतियों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है, दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने किया था। ये स्वयं अंधे थे और ये ब्रेल लिपि की खोज की। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये उभरी हुई रहती है, इसे हाथ से छू करके पढ़ा जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, मुख्य बधिर बालक को संकेत विधि एवं श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। और अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है। शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल वेलेंटाइन नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया था। दोस्तों, शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल कहा जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था को ही माना जाता है। बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है और यह बात कार्ल एवं ब्रूस ने बताया था। दोस्तों, बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है और यह बात कौन सा मनोवैज्ञानिक ने बताया था? तो कार्ल एवं ब्रूस ने। अगला पॉइंट है दोस्तों, सुखद वर्षा की अवस्था किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सुखद वर्षा की अवस्था बाल्यावस्था को ही माना जाता है। अगला पॉइंट है, जीवन का सबसे कठिन काल। तो दोस्तों, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को माना जाता है और यह बात किलपैट्रिक ने कही है। जीवन का सबसे अनोखा काल तो बाल्यावस्था कार्ल एवं ब्रूस ने बताया था और जीवन का सबसे कठिन काल तो किशोरावस्था को ही कहा जाता है और किलपैट्रिक ने बताया था। किशोरावस्था में बालक अपने स्वयं के प्रति सक्रिय हो जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था में गहन और जटिल समाजीकरण होता है। उत्तर बाल्यावस्था में दोस्तों गहन और जटिल समाजीकरण होता है। अगला पॉइंट है, गिरोह की अवस्था। तो गिरोह की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को ही माना जाता है। बालक के विकास को व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम व वातावरण है दोस्तों। याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बालक के विकास को और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम व वातावरण दोनों हैं। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वंशानुक्रम महत्वपूर्ण भूमिका व वातावरण सहज भूमिका निभाते हैं। शारीरिक रूप रंग वंशानुक्रम के कारण घटित होते हैं। दोस्तों, शारीरिक रूप रंग वंशानुक्रम के कारण घटित होते हैं। वंशानुक्रम स्थिर एवं वातावरण गौण होते हैं। अगला पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति उससे बात करना पसंद करता है जहां उसकी बातों की मान्यता मिलती है। कोई भी व्यक्ति उससे बात करना पसंद करता है जहां उसकी बातों को मान्यता मिलती है। अगला पॉइंट है, बुद्धि के विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन जीन पियाजे ने किया था। दोस्तों, जीन पियाजे से हर सीटेट के एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलता है, तो याद रखिए। और वह क्वेश्चन संज्ञानात्मक विकास से और जीन पियाजे का 1-2 और टॉपिक है वहाँ से भी आता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास से मिनिमम कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएगा ही। तो बुद्धि के विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किसने किया था? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे थे। और देखिए 4 अवस्था कौन कौन सा दिया था। पहला अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसका एज होता है 0 से 2 वर्ष। दूसरा नंबर अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
जिसका एज है 2 साल से 7 साल तक। तीसरा नंबर अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसका एज है 7 साल से 11 साल। और चौथा अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका एज है 11 से ऊपर। तो दोस्तों देख लीजिए कुछ टैग वर्ड देख लीजिए जिससे आपको ये जीन पियाजे के अनुसार ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को पहचानने में सुविधा होगी। संवेदी प्रेरक अवस्था का टैग वर्ड है, इसमें बच्चा आंख का नाक से सोचता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, शब्द भाषा वस्तु अस्थायित्व, ये गुण सब जो है संवेदी प्रेरक अवस्था में आता है। दूसरा नंबर अवस्था है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में वस्तु पहचानना, बच्चा जो है वस्तु पहचानने लगता है, खोजने लगता है, विचार को खोजने लगता है लेकिन विचार को पलट नहीं पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्क करने लगता है, सोच समझ सकता है, चिंतन कर सकता है, लेकिन इसमें कल्पना की अभाव पाई जाती है, कल्पना नहीं कर सकता, यानी अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता है। और चौथी नंबर अवस्था जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा कल्पना कर सकता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है। अब अगला पॉइंट है दोस्तों अधिगम, अभिप्रेरणा और भावना एक दूसरे से जटिल तरह से जुड़ी हुई है। अगला पॉइंट है बालक तब तक सीख नहीं सकता है जब तक उसमें सीखने की अंतर्निहित इच्छा न हो। फिर देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है तनाव मस्तिष्क घात विकास को प्रभावित करता है। उससे अगला पॉइंट है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए संवर्धन से तात्पर्य है एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नति करना। फिर इससे आगे देखिए सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारना उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाता है। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारना उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न से है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वैधता, मानक, नियंत्रण, सीमा आदि होती है। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विश्वसनीयता पाई जाती है। अधिक संख्या में बच्चों के मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ पद्धति सर्वोपयुक्त मानी जाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पहचान के लिए दिए जाते हैं। हाँ या ना वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। और दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या क्या आता है इसको एक बार फिर से देख लीजिए। वैधता, मानक, नियंत्रण सीमा, विश्वसनीयता इत्यादि पाई जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों समावेशी। समावेशी से तात्पर्य है समावेशी शिक्षा। देखिए दोस्तों समावेशी से तात्पर्य है जाति, धर्म, वर्ग आदि विशेष को ध्यान में रखे बगैर, जाति, धर्म, वर्ग आदि विशेष को ध्यान में रखे बगैर समान रूप से सभी बच्चों को सम्मिलित करना समावेशी कहलाता है। और आज का शिक्षा दोस्तों समावेशी है। किसी भी जाति का, धर्म का, वर्ग का आदि का बच्चा हो, सबको एक साथ सम्मिलित करके एक ही विद्यालय में पढ़ाना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है मांग के सिद्धांत। तो मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन मेस्लो ने किया है। मेस्लो ने 5 आवश्यकता को बताया है। मेस्लो की 5 आवश्यकताएं निम्नलिखित है। पहला आवश्यकता है आत्म आवश्यकता, दूसरा है स्वसम्मान, तीसरा है सामाजिक आवश्यकता और चौथा है सुरक्षा की आवश्यकता और 5वां नंबर है दैहिक आवश्यकता। तो दोस्तों इस 5 आवश्यकता को 2 वर्गों में बांटा गया है, उच्च आवश्यकता और निम्न आवश्यकता। तो उच्च आवश्यकता है आत्मसम्मान की आवश्यकता, आत्म आवश्यकता और स्वसम्मान की आवश्यकता को उच्च आवश्यकता माना गया है और सामाजिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और दैहिक आवश्यकता को निम्न आवश्यकता की श्रेणी में रखा गया है। अगला पॉइंट है विस्मरण में पुनर्वलन होता है जबकि विलोपन में पुनर्वलन नहीं होता है। इससे आगे देखिए दोस्तों बालक की त्रुटियां संकेत करती है कि बालक कैसे सीखते हैं और त्रुटियां बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब तक बालक त्रुटियां नहीं करेगा तब तक जो है शिक्षक को कैसे पता चलेगा जो बालक में कहाँ कमी रह गई है, बालक ने कितना सीखा है। और जो शिक्षक
शिक्षण विधि अपना रहे हैं वह कारगर है या नहीं, या उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो इसलिए दोस्तों त्रुटियां बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। बालक की त्रुटियां संकेत करती है कि बालक कैसे सीख रहे हैं। बालक द्वारा त्रुटियां करना, शिक्षण विधि में रुचि न लेना, विद्यालय छोड़कर चले जाना से तात्पर्य है व्यवस्था असफल हो गई, पद्धति असफल हो गया, शिक्षण विधि असफल हो गया, या सीखने सिखाने की विधि असफल हो गया। अगला पॉइंट है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि एक शिक्षक के लिए प्रभुत्ववादी स्तर होता है। आज का शिक्षा दोस्तों शिक्षक केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित है। और बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के अपनी आवाज को, अपनी अनुभव को प्रमुखता दी जाती है। इससे अगला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। अगला पॉइंट है विषय केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम होता है। इससे अगला पॉइंट है विद्यालय केंद्रित शिक्षा में विद्यालय में स्वामित्व की भावना का विकास होता है। फिर दोस्तों देखिए आगे, सामाजिक मानदंडों को न मानने वाला बालक असामाजिक होता है। वैसा बालक जो सामाजिक मानदंडों को न मानता है असामाजिक बालक कहलाता है। सामाजिक मानदंडों को मानने वाला बालक सामाजिक होता है। सामाजिक नियमों मानदंडों से विचलित होने वाला बालक अपराधी की श्रेणी में आता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, खेल बालक में रचनात्मक, सृजनात्मक, समूह, सहयोग, सामाजिकता की भावना को विकसित करते हैं। रूढ़िबद्धता या पूर्वाग्रह बदली नहीं जा सकती है। दोस्तों लिंग के आधार पर लड़का लड़की में भेदभाव करना रूढ़िबद्धता या पूर्वाग्रह को दर्शाता है और यह बदली नहीं जा सकती है। अगला पॉइंट है व्यक्तिक अवधारणा व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और मानवतावादी होती है। शैशवावस्था में बालक असामाजिक और अनैतिक बोध लेता है। शैशवावस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है और बाल्यावस्था में बालकों का समलैंगिक के प्रति आकर्षण होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाल्यावस्था में बालक समलैंगिक के प्रति आकर्षण, बालकों के समलैंगिक के प्रति आकर्षण होता है, अर्थात समान लिंग के, यानी लड़का लड़का से दोस्ती करेगा और लड़की लड़की से दोस्ती करेगी। इस तरह से समान लिंग के प्रति आकर्षण बाल्यावस्था में पाया जाता है। और किशोरावस्था में बालकों का या बालिकाओं का विषम लैंगिक के प्रति आकर्षण होता है, यानी लड़का लड़की से और लड़की लड़का से दोस्ती करना चाहेगी, यानी विषम लिंग के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इस अवस्था में, किशोरावस्था में पाया जाता है। किशोरावस्था में आपराधिकता प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, यानी नशीली वस्तुओं आदि का सेवन बढ़ जाता है। बच्चों को यदि किशोरावस्था में सही राह पे नहीं लाया गया, सही राह नहीं दिखाया गया, तो बच्चा बिगड़ सकता है, नशीली वस्तुओं का सेवन कर सकता है, अपराधी बन सकता है दोस्तों। यानी किशोरावस्था बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति वाली अवस्था या नशीली वस्तु की सेवन करने वाली अवस्था मानी जाती है। बाल्यावस्था में विद्यालयी अंतःक्रिया सर्वाधिक होती है। जन्म से 6 वर्ष की आयु बचपन की आयु मानी जाती है। भ्रूणावस्था में बालक की शारीरिक वृद्धि शुरू हो जाती है। बालक का मानसिक विकास गर्भावस्था से पूर्व ही शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट है बुद्धि का तीव्र विकास शैशवावस्था में और पूर्ण विकास 7 से 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में होता है। शैशवावस्था में बालकों में अंतर्मुखी प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होता है। शैशवावस्था में अंतर्मुखी प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है बालकों में, लेकिन बाल्यावस्था में बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है। किसी सूचना को विश्लेषण या समस्या समाधान का प्रथम सोपान समस्या की पहचान होती है। कठिन कार्यों के विश्लेषण में स्वयं समस्या समाधान में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। शिक्षार्थी विभिन्न तरीके से सीखते हैं। अगला पॉइंट है मौखिक कौशल में लिखवाना या लिखना या बोलना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अगला पॉइंट है
पठन दो प्रकार के होते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन का उद्देश्य बालकों के झिझक को समाप्त करना है। अगला पॉइंट है प्राथमिक कक्षा के लिए बाल साहित्य बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी प्राथमिक कक्षा में बाल साहित्य एक संसाधन का काम करती है। यह बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इस तरह से दोस्तों ये बाल विकास का 120 पॉइंट आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर इससे आगे अगले पॉइंट में होगा, अगले वीडियो में होगा। यदि आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।